वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में, और बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग अध्ययन करने का काम करेंगे। तो ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। महासंग्राम रिवीजन क्लास का मतलब होता है कि इसमें मैं प्रश्न और उत्तर को रखता हूं जो कि संपूर्ण सिलेबस को आपके ध्यान में रख करके होते हैं। तो इकोनॉमिक्स के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में आज हम समस्त सिलेबस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। अच्छा, इस वीडियो से ऑब्जेक्टिव टाइप की जिनकी परीक्षा होती है उनको भी मदद मिलेगी, और जिनकी परीक्षा लिखित होती है उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी होगा ही। ठीक है, तो अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने एडमिशन लिया है बीए में, आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे तैयारी करनी है परीक्षा में, क्या कौन से प्रश्न आएंगे, उनको लिखना कैसे है, तो एक प्रकार से एक 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैंने दी होगी इकोनॉमिक्स की, आप और कल परसों में ही दी है, तो आप अगर नहीं देखें आप लोगों ने तो देख लीजिएगा उसको। ठीक है, चले। तो इकोनॉमिक्स में प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग होते हैं। एक सेमेस्टर में आपको इसमें खास करके प्रथम सेमेस्टर में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है इसको बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत। और जो माइक्रो होगा उसमें आप राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे। माइक्रो में आप राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। ठीक है, जीडीपी जीएनपी की बात करते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। माइक्रो में एक व्यक्तिगत रूप में एक प्रकार से आप अध्ययन करेंगे। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी दोस्त जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी क्लास आपको मिलती रहे। चलें, इससे पहले हिंदी का महासंग्राम वीडियो मैंने दिया हुआ है और भी सब्जेक्ट का जल्द ही आपके समक्ष आने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। देखिए भाई, पहला प्रश्न है रॉबिन्स की परिभाषा। अब रॉबिन्स एक व्यक्ति हैं, रॉबिन्स एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। तो वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो रॉबिन्स महोदय ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है वो क्या दी है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स की अगर बात की जाए, इकोनॉमिस्ट मतलब इकोनॉमी के एक प्रकार से प्रोफेसर हैं ये, और खास करके बड़े ही विद्वान आदमी थे ये। ठीक है, तो प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है। क्या कराता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक ऐसी साइंस है, सबसे पहली बात यहाँ पर फोकस करें कि उन्होंने अर्थशास्त्र को एक साइंस माना, यानी कि एक विज्ञान कहा। ठीक है, पहली बात प्रोफेसर रॉबिन्स क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र को एक विज्ञान कहते हैं, पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? उन्होंने कहा कि एक ऐसा विज्ञान है इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जो कि क्या करता है? लक्ष्यों, लक्ष्य माने जो गोल होते हैं, एवं वैकल्पिक उपयोग। वैकल्पिक उपयोग मतलब क्या होता है? जो लक्ष्य हैं खास करके उनको उनकी प्राप्ति के लिए, और या जो वैकल्पिक उपयोग है, खास करके वैकल्पिक उपयोग मान लेते हैं कि जैसे और एक चीज, जिन साधनों का आप प्रयोग करके उस गोल तक पहुंचते हैं, जिस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, उसके कई साधन होते हैं। तो उन्हीं साधनों में कई सारे साधन हैं, यानी वैकल्पिक साधन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के, सीमित साधन मतलब लिमिटेड साधन है, उसी लिमिटेड साधन के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। सीधा सा मतलब यह है कि भाई देखें, उत्पादन के साधन जो बात की जाए उनकी कमी है। ठीक है, और बात की जाए जो साधन है वो सीमित हैं, उत्पादन के जो साधन है वो सीमित हैं, और मानव का व्यवहार या मनुष्य के जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो सीमित साधनों में मनुष्य के जो उपयोग की जो यानी जो रिक्वायरमेंट है मनुष्य की, उसी को पूरा कर देना अर्थशास्त्र कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा से समझो कि जैसे एक घर है, उस घर में मान लेते 25,000 रुपये आता है। अब 25,000 रुपये में पूरे के पूरे घर के जो है चीज़ों को मैनेज कर देना कि भाई इसी में खाना खर्चा भी चलेगा, इसी में कपड़ा भी आएगा, इसी से अगर शादी ब्याह ठनता है तो उसमें भी खर्च होगा, तो ऐसे मैनेज करना, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होता है। तो महिलाएं जो होती हैं एक प्रकार से वो इकोनॉमिक्स जानती हैं, मतलब जानती भले ही ना हो लेकिन व्यवहार में इकोनॉमिक्स से कम नहीं वो काम करती हैं, मतलब इकोनॉमिक्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा करती हैं महिलाएं, खास करके घर को चलाने में।
ठीक है। आप बता देते हो कि इस महीने तक जो है इतना ही तेल में आपको सब कुछ करना है, तो वो उतने ही तेल में सब कुछ निपटा देती हैं और उसी तेल में वो दाल का तड़का भी लगा देती हैं, उसी में सब्जी भी छौंक देती हैं, उसी में अगर आप बच्चा रोता है तो उसको पराठा भी बना करके दे देती हैं। तो ये होती हैं महिलाएं, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी आपका इकोनॉमिक्स काम करता है, ठीक है। तो यही बात प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स ना केवल इतनी बात कहते हैं बल्कि प्रोफेसर रॉबिन्स आगे भी कहते हैं, ये कहते हैं कि कई सारे तथ्य हम निकाल सकते हैं अगर इनकी परिभाषाओं को देखें। तो इन्होंने मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर बल दिया। सबसे पहली बात कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और जो खास करके अनंत इच्छाएं, मनुष्य चूंकि अनंत इच्छाओं का स्वामी है और पूरा जीवन अपने उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य लगा रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मनुष्य क्या है, उसकी आवश्यकताएं अनंत हैं, असीमित उसकी इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं जो नीड्स होती है मनुष्य की, वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जो हैं वो सीमित हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, साधन जो है सीमित हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं, ठीक है। तीसरी बात ये कि उपलब्ध सीमित साधन, यानी जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग मतलब मान लेते हैं जो साधन हमारे पास हैं तो उनका प्रयोग तब तक हम करते हैं जब तक हम मजबूरी में रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास पैसा आता है हम उन्हीं के स्थान पर दूसरे चीज़ों को ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपके घर में साइकिल है, पहले आप पैदल चलते थे, फिर धीरे धीरे पैसा हुआ साइकिल लिया, साइकिल हो गई, उसके बाद में फिर मोटरसाइकिल लिया, फिर मोटरसाइकिल के बाद में आपने 4 चक्का ले ली। तो ये सब वैकल्पिक साधन ही है कि भाई यात्रा करनी है तो आप चाहे पजेरो गाड़ी से करो और चाहे आप जो है रेंज रोवर से भागो और चाहे आप स्विफ्ट डिजायर से, चाहे किया सेल्टॉस से, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब वैकल्पिक प्रयोग होते हैं और चूंकि सीमित साधन है तो उन्हीं सीमित साधनों में मनुष्य की सारी इच्छाओं को पूरा करना वो संभव हो पाता है वैकल्पिक साधनों के माध्यम से। जैसे मान लेते हैं कि 400 रुपया किलो बर्फी खाए पानी ना पीबे, हम गुड़े खाए पानी के पी लिए 40 रुपया किलो जो मिलता है, ठीक है। यानी 40 रुपए किलो गुड़ खा लेना ये वैकल्पिक साधन है, बजाय 400 किलो के जो छेना आता है या जो भी आता हो मिली केक वगैरह, उसको खाने से अच्छा है हम गुड़ खा करके पानी पी लेंगे, लेकिन जब पैसा होगा तो हम छेना भी खाएंगे। तो ये होता है आपका उपलब्ध सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की तीव्रता जो होती है भिन्न भिन्न होती है। जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, कोई आवश्यकताएं बहुत जल्दी मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ये आवश्यकता, जैसे कि किसी की शादी करनी है या मोटरसाइकिल देना है दहेज में या और भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग देखते होंगे। तो मैं दहेज का सपोर्टर नहीं हूँ, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आवश्यकताओं की पूर्ति की तीव्रता जो होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और मनुष्य अपने सीमित साधनों से अपनी अधिक तीव्र आवश्यकताओं को जल्दी पूरा करता है, पहले पूरा कर लेता है, और जो मतलब कि जो थोड़ी चलाऊ काम होता है उसको बाद में करता है। जैसे शादी ब्याह ठन गया तो उसको करना ही करना है, कोई मर गया घर में तो तेरही यानी अंत्येष्टि करना ही करना है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो ये मतलब एकदम से अचानक से कोई चीज़ आ जाए या फिर अगर आप सोचे आप कहीं पर फंस जाए, कोई मामला हो जाए तो उसमें भी आपका खर्चा लगेगा, ठीक है। तो ये सब आकस्मिक एकदम से साधन है कि भाई आपको अगर आप जो है खाना नहीं खाओगे तो आप जीवित नहीं रहोगे, तो पहले पैसा आएगा तो पहले यही सोचोगे ना कि अपना पहले रोटी व्यवस्थित करें, फिर कपड़ा व्यवस्थित करें, फिर मकान व्यवस्थित करें। ये 3 तो पहली रिक्वायरमेंट होती हैं, तो सबसे पहले मनुष्य यही पूरा करता है। फिर उसके बाद में ना आप सोचेंगे कि भाई मोटरसाइकिल लेना है कि 4 चक्का लेना है, जब आपके पास झोली में कुछ बचेगा तब तो लेंगे। अगर कुछ बचे नहीं रहा खाने पीने से ही तो आप क्या खरीदोगे, कुछ नहीं खरीदेंगे। तो यही होता है, जो आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कुछ आवश्यकताएं बहुत जल्दी पूरा करनी होती है, कुछ आवश्यकताएं अगर आप नहीं भी पूरा करते हैं तब भी काम चलता रहता है, ठीक है। तो जो आवश्यकताएं ज़्यादा तीव्र होती हैं मनुष्य उनको जल्दी पूरा करता है, और जो आवश्यकताएं जो होती थोड़ा काम चलाऊ होती हैं उनको मनुष्य बाद में पूरा करता है। तो ये 4 चीज़ें आपने इकोनॉमिक्स के माध्यम से खास करके समझा और खास करके रॉबिन्स महोदय ने इन सारी चीज़ों पर फोकस किया। तो इन्होंने जो परिभाषा दी उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसी परिभाषा से इन 4 पॉइंट को हम लोगों ने समझा, समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो निश्चित तौर पर अब आपको और सरल भाषा में
मेरे हिसाब से आपको आप नहीं पाएंगे कहीं पर। तो अगर आपको ऐसे ही समझना आगे तो बने रहे हमारे साथ और लगातार देखते रहें। निश्चित तौर पर आपने यह वीडियो देख लिया तो आप मान लीजिएगा कि आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप समझेंगे कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। बस आप मुझको सुनते जाइए, जो बातें मैं कहूँ उन पर फोकस करते जाइए। निश्चित तौर पर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा वीडियो के अंत तक में कि आप सोचोगे कि मैंने तो सब पढ़ लिया पिछले 1-1.5 घंटे में। तो ये आपका एक बड़ा जबरदस्त तरीका होगा। दूसरा प्रश्न है, गणनात्मक दृष्टिकोण से क्या आशय है। गणनात्मक दृष्टिकोण जो होता है इसका मतलब सीधा सीधा गणनात्मक शब्द का मतलब होता है गणनात्मक संख्याओं से, जैसे 1 2 3 4 5 इन सभी से रिलेटेड होता है। इन संख्याओं का निश्चित परिणाम होता है, जैसे कि अगर 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। ये निश्चित है, मतलब इसका परिणाम वैज्ञानिक है। जो गणनात्मक दृष्टिकोण होता है, जो एक प्रकार से जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, गणनात्मक दृष्टिकोण होता है, उसका जो परिणाम होता है वो निश्चित होता है, वो पहले से श्योर होता है। ठीक है, और इसीलिए इसकी तुलना की जाती है अलग अलग स्थानों पर, इसी से तुलना की जाती है, ताकि चूंकि ये श्योर होता है, ये अच्छा होता है, इसका परिणाम ठीक होता है, निश्चित होता है, इसीलिए अन्य चीज़ों की तुलना गणनात्मक दृष्टिकोण से की जाती है अन्य दृष्टिकोणों की। ठीक है, अतः गणनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता को गणनावाचक संख्याएं प्रदान की जाती हैं। तो ये होता है गणनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, पूंजीवाद से क्या आशय है। पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, बताने का काम करें। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पूंजीवाद किसे कहते हैं। पूंजीवाद को अंग्रेजी में कैपिटलिज्म कहते हैं। और कैपिटलिज्म की अगर बात की जाए तो पूंजीवाद को मैं आपको सरल भाषा में अगर समझाऊं तो पूंजीवाद एक ऐसे देश में होता है, जैसे अमेरिका में पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद का मतलब ये है कि वहाँ पर उत्पादन के जो साधन होंगे उन पर सरकार का अधिकार होगा। ठीक है, सभी लोगों का बराबर अधिकार नहीं, मैं सॉरी मतलब पूंजीवादी देश में क्या होगा, सरकार का अधिकार उत्पादन के साधनों पर ना होगा, निजी स्वामित्व के हाथों में होगा, पूंजीपतियों के हाथ में उत्पादन के साधनों पर अधिकार होगा। जैसे वहाँ के जो बस होंगे प्राइवेट चलेंगे, ट्रेनें प्राइवेट होंगी। ठीक है, अन्य हर एक क्षेत्र आप देखेंगे प्राइवेट होगा। जैसे भारत जो है वो जो है दोनों को मिला जुला करके चलता है, पूंजीवादी व्यवस्था भी है और समाजवादी व्यवस्था भी है। भारत में प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट बस चलती हैं और सरकारी बसें भी चलती हैं। तो पूंजीवाद को कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है और इसमें कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं और आइए समझते हैं, फिर और आपका क्लियर हो जाएगा। बेनहम महोदय कहते हैं कि राज्य के द्वारा कुछ प्रतिबंध को छोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए लगभग एकदम से स्वतंत्र होता है। कुछ प्रतिबंध होता है राज्य के द्वारा जो लगाए जाते हैं अपनी जनता पर, बाकी व्यक्ति स्वतंत्र होता है। और समाज की आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण जो होता है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों के द्वारा होता है। कोई व्यक्ति चाहे कोई काम करेगा, चाहे क्रियाएं करेगा, चाहे इकोनॉमिक क्रियाएं जो होती हैं वो व्यक्ति करेगा या फिर व्यक्ति का समूह करेगा। और प्रत्येक उत्पत्ति के साधन का स्वामी जो होगा अपनी इच्छा के अनुसार साधनों का उपयोग कर सकता है तथा अपनी आय को इच्छा अनुसार व्यय कर सकता है। ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में होता है कि भाई अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी धंधा खोल सकते हैं। तो ये होता है आपका पूंजीवाद। लुक्स और हुट्स महोदय कहते हैं कि पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति पाई जाती है और मनुष्यकृत तथा पूंजी मतलब प्राकृतिक पूंजी का उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। मतलब इसमें जैसे पूंजीवाद में क्या होगा, कोई व्यक्ति अगर कोई फैक्ट्री खोलेगा तो वो अपना लाभ लेगा, ना कि वो जनता को लाभ देगा। ठीक है, मतलब जो भी लाभ मिलेगा वो खुद का उसका लाभ होगा, मजदूरों का लाभ नहीं होगा, मजदूरों को वो नौकरी बस केवल देगा। ठीक है, पूंजीवाद का बहुत बड़ा विरोध किया था कार्ल मार्क्स ने और समाजवाद की अवधारणा उन्होंने दी, नवीनतम समाजवाद की कल्पना करी, साम्यवाद की विचारधारा दी। तो पूंजीवाद का सीधा सा मतलब यही होता है, मैंने आपको बताया पूंजीवाद जो होता है वो क्या होता है, इसमें संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है, उत्तराधिकार भी होता है, इसमें पूर्ण मतलब इसमें प्रतियोगिता भी होती है कि कई सारे स्वामी मतलब कि पूंजीपति होते हैं। क्लियर। इसके अलावा लाभ की भावना इसमें होती है, क्योंकि लाभ भावना पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ प्रत्येक कार्य किया जाता है वो लाभ के लिए ही किया जाता है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई वो पाने के लिए नहीं करते हैं पूंजीपति लोग। ठीक है, और उपभोक्ता जो होता है उसकी प्रभुसत्ता होती है, सॉवरेनिटी होती है। ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उत्पादक उपभोक्ता की रुचि के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करता है और जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मांग होती है, उसी की पूर्ति करता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के नियम पर आधारित है। मूल्य
खास करके इसमें जो होता है मूल्य यंत्र एक धुरी का काम करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य यंत्र का वही स्थान होता है जो कि लाभ भावना का होता है। तो इसी प्रकार से कीमत यंत्र अथवा मूल्य यंत्र को समाप्त कर दिया गया तो पूंजीवाद भी समाप्त हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पूंजीवाद जो होता है वो एक प्रकार से स्वचालित आर्थिक क्रिया होती है और इसमें वर्ग संघर्ष खूब जम करके पाया जाता है और इसी के विरोध में कार्ल मार्क्स आए। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ना चाहते हुए भी दो वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग होगा जो कि फैक्ट्री का मालिक होगा और दूसरे वर्ग वो होगा जो फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, ठीक है। तो वर्ग संघर्ष के बिना पूंजीवाद पनप ही नहीं सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति अमीर जरूर होगा इसमें और दूसरा व्यक्ति गरीब जरूर होगा, तभी जो है पूंजीवाद पनप पाएगा। तो ये होता है पूंजीवाद। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कीमत विभेद क्या है। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। कीमत विभेद की अगर बात करें तो कीमत विभेद जो होता है, जैसे कि मान लेते हैं, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो कीमत विभेद का मतलब होता है जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एकाधिकार हो गया मार्केट में, मान लेते हैं एक ही किसी बिस्किट की दुकान, मान लेते हैं एक ही बिस्किट की दुकान है, या एक ही पेट्रोल के एक मतलब कोई ऐसी दुकान है जो कि बाजार में एक ही है, उसका एकाधिकार है बाजार में किसी एक वस्तु ही, मतलब जैसे एजेंसी वाला जो होता है उसी के हाथ में सारा कुछ होता है। अब एजेंसी वाला चाहे तो 2 रुपया महंगा बेचे चाहे 2 रुपया सस्ता बेचे, तो कीमत विभेद वहीं पर उत्पन्न हो जाता है। किसी ग्राहक को 10 रुपये में दे रहा है 1 किलो टमाटर और किसी को वही टमाटर 15 रुपये में दे रहा, तो वो एक प्रकार से कीमत विभेद वहीं पर उत्पन्न हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके समझें तो समझें, एकाधिकार के सम्मुख, एकाधिकार मतलब बाजार पर क्या हो जाए, एकाधिकार हो जाए कि उसके सिवा और उसका टक्कर देने वाला, प्रतियोगिता देने वाला, संघर्ष करने वाला कोई और व्यापारी ना हो उस बाजार में। तो एकाधिकार के सम्मुख कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब वह अलग अलग क्रेताओं, क्रेता माने क्या होता है, जो एक प्रकार से खरीदने वाले हैं वो, और विक्रेता माने जो बेचने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियां कभी कभी आ जाती हैं एकाधिकार के सम्मुख कि जब वह अलग अलग क्रेताओं से एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल करता है। जैसे मैंने बताया कि 1 किलो टमाटर का दाम किसी से 15 रुपये मैंने ले लिया, किसी से 10 रुपये ले लिया, तो ये हो गया क्या, कीमत विभेद, ठीक है। तो विभिन्न क्रेताओं को एक ही वस्तु भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचने का कार्य कीमत विभेद कहलाता है। और जो एकाधिकार ऐसा करता है उसे एकाधिकारी कहा जाता है। एकाधिकार मतलब जो बेच रहा होता है, और इसलिए बेचता है क्योंकि टमाटर की दुकान और बाजार में है नहीं, वही जो कुछ है वही है, यानी अंधों में काना राजा जिसको आप बोलते हैं वही चीज़ है, ठीक है। कि भाई और कोई है नहीं तो आप जो मर्जी वो ऐसा बेचोगे तो व्यक्ति खरीदेगा मजबूरी में, तो ये होता है कीमत विभेद, ठीक है। कीमत विभेद की परिभाषा आप लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, कीमत विभेद की परिभाषा को दिया है श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने, ठीक है। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्स कहती हैं कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न कीमतों में बेचने का कार्य मूल विभेद कहा जाता है। वही बात ये भी कह रही हैं। तो कुल मिलाकर के आपके समझ में आ गया होगा कीमत विभेद होता क्या है। जैसे आपके गांव में अगर एक ही दुकान है और कोई दुकान नहीं है, चीनी 42 रुपए किलो दे रहा है वो, तो आपको लेना ही पड़ेगा चूंकि एकाधिकार है उसका गांव में। तो आपको या तो बाजार जाओ या तो चीनी खरीदो यहीं पर, ठीक है। तो बाजार जाएंगे तो आपका 10 रुपये 20 रुपये का तेल खर्च होगा, उससे अच्छा है कि 2 रुपये ज़्यादा दे करके आप चीनी खरीद लेते हैं गाँव में ही। समझ रहे हैं चीज़ों को। और वही चीनी मान लेते हैं उनका कोई दुश्मन है वो भी खरीदने जाता है तो उसको 35 रुपये मतलब उसको 45 रुपये में बेचता है, चूंकि तो 3 रुपये उससे ज़्यादा बेच रहा है। तो कुछ लोगों को वही चीनी वो 40 में बेचे, मन कहे 42 में बेचे, मन कहे 45 में बेचे। तो जब एक ही दुकानदार या एक ही एकाधिकारी क्या करता है, चूंकि एकाधिकारी तभी उसको कहेंगे जब उसके अलावा कोई और बेचने वाला वहां पर नहीं होगा। तो जब वो बेचेगा तो अलग अलग दाम अगर लोगों से लेता है एक ही वस्तु के, तो वही चीज होता है कीमत विभेद, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, फटाफट से बताएं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का अर्थ उस संपूर्ण ज्ञान से होता है, उस होल नॉलेज से होता है, इंटायर नॉलेज से होता है जिसका अध्ययन या जिसकी स्टडी इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत भाई, अर्थशास्त्र के अंतर्गत उस संपूर्ण ज्ञान का अध्ययन किया जाता है जो कि खास करके मतलब अर्थशास्त्र या इकोनॉमी के सिलेबस के अंतर्गत शामिल होता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत 3 विषयों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी भैया, पहला विषय अर्थशास्त्र की जो सामग्री है यानी कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, ठीक है, वो पहला। दूसरा होता है अर्थशास्त्र का स्वभाव,
अर्थशास्त्र का जो स्वभाव है कि अर्थशास्त्र कैसा है, अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी, स्वभाव का मतलब सीधा सीधा होता है नेचर कैसा है इसका, ठीक है, प्रकृति कैसी है। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन अदर सोशल साइंसेस, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इकोनॉमिक्स का क्या संबंध है, ये इसका अध्ययन किया जाता है इसके विषय वस्तु के अंतर्गत। इसके अलावा इसका स्वभाव यानी इसकी प्रकृति कैसी है उसका अध्ययन किया जाता है, और इसके अलावा इसके कंटेंट का यानी विषय सामग्री का। तो ये तीन चीज़ों का अध्ययन बेसिकली हम लोग इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। आगे समझें। तो आधुनिक अर्थशास्त्री तीसरी बात को अनावश्यक मतलब समझते हैं कि भाई जो ये अन्य विज्ञानों के साथ इसका संबंध है, ये पहले जो पुराने अर्थशास्त्री हैं उस इस बात पर फोकस करते हैं, लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, वो लोग इस बात को अनावश्यक मानते हैं और उसके स्थान पर अर्थशास्त्र की सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। और खास करके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में के अध्ययन का 3 शीर्षकों के माध्यम से लोगों ने बताया, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बताया कि एक तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, पहला विषय वस्तु में शामिल कर सकते हैं आप स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दूसरा अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, नेचर कैसा है, और तीसरा अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं अर्थशास्त्र के, या अर्थशास्त्र की कमियां क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, उन चीज़ों का अध्ययन करना। जहां पर विज्ञानों के साथ संबंध की बात बताई लोगों ने, वहीं पर आधुनिक अर्थशास्त्री उसकी सीमाओं पर फोकस करते हैं अर्थशास्त्र की, और इस प्रकार से अर्थशास्त्र के विषय वस्तु में इन तीन चीज़ों का हम मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, इसी प्रकार से हम लोग आगे समझते रहेंगे। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसको समझे थोड़ा सा। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है भाई? फटाफट से आप इसको बताने का प्रयास करेंगे। सीमांत प्रतिस्थापन दर किसे कहते हैं? फटाफट से आप बताने का काम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सीमांत जो प्रतिस्थापन दर है उसकी अगर बात करें तो तटस्थता वक्र विश्लेषण जो होता है वो सीमांत प्रतिस्थापना पर ही आधारित होता है। अब प्रश्न आपका ये उठता है कि भैया ये तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या होता है? तो तटस्थता वक्र विश्लेषण जो होता है एक ऐसा वक्र होता है जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात वह तटस्थ रहता है। यही कारण है कि तटस्थता वक्रों को समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। मतलब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तटस्थता वक्र विश्लेषण का मतलब सीधा सीधा होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप रेड चीफ का चप्पल पहनते थे या किसी ए कंपनी का चप्पल आप किसी ए कंपनी का पहनते थे। अगर मैं कंपनी का नाम लूंगा तो आप सोचोगे कि कंपनी से सर जी को पैसा मिला होगा, इसीलिए ऐसा बता रहे हैं। तो कोई किसी कंपनी का मैं पैसा वैसा नहीं लेता हूं, मैं न किसी का प्रमोशन करता हूं। ये बात मतलब कभी जिंदगी में सोचिएगा भी मत कि सर जी ऐसे बोल करके हमको ये कह रहे हैं कि इसको खरीदेंगे। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को खरीदने का या कुछ करने का, ठीक है ना, मुझे कोई पैसा मिला इसका, तो ये मत सोचेंगे। मान लेते कोई ए नाम की कंपनी है और कोई बी नाम की कंपनी है, ठीक है। अब ए नाम की कंपनी कोई वस्तु बनाती है, मान लेते चप्पल ही बनाती है, चप्पल का उदाहरण दिया तो चप्पल ही समझ ले, स्लीपर जिसको कहते हैं, बहुत सारे लोग चप्पल ना जानते हो। तो चप्पल जो होता है, मान लेते कोई ए कंपनी की चप्पल है, तो ए कंपनी की चप्पल कोई बी मतलब कोई जेड नाम का उपभोक्ता है, कोई एक्स नाम का उपभोक्ता है, ठीक है, कोई एक्स नाम का उपभोक्ता है, वो ए कंपनी की चप्पल पहनता है और लगातार पहनता है, उसकी आदत बन गई पहनना। अब क्या हो जाए कि वही कंपनी का जो चप्पल है ए कंपनी का, दुकानदार के पास ए कंपनी का चप्पल उस समय ना हो या मार्केट में ही ना हो या कंपनी ही बंद हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या हो, कोई बी नाम की कंपनी है और वो वैसा ही चप्पल बना दे जैसा कि ए कंपनी बनाती थी। तो अब क्या होगा कि जो बी वाली कंपनी का चप्पल है उसको दुकानदार यह करके समझाएगा उसको एक्स नाम के व्यक्ति को कि भैया ये चप्पलवा जैसे ए वाला चप्पल रहा या जैसे ए कंपनी का चप्पल आता था, सेम वही क्वालिटी है, वैसे ही है एकदम, साहब ले जाओ अगर पहन के तो देखो। तो ऐसे समझाएगा दुकानदार जो होगा। तो ऐसी स्थिति जब होती है उसी को मतलब कि, और जब वो बी वाला चप्पल पहनता है एक्स नाम का व्यक्ति, तो क्या होता है वो चप्पल उसको वही क्वालिटी का अनुभव होता है जो क्वालिटी ए कंपनी दे रही थी। तो वो उस समय की जो सिचुएशन होती है उसी को तटस्थता वक्र कहते हैं। समझ रहे हैं चीजों को, यही होता है, इसीलिए इसको समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। क्योंकि
जिसका प्रत्येक बिंदु मतलब एक ऐसा वक्र जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है कि एक कंपनी चप्पल पहने तब वो ऐसे महसूस भा और बी कंपनी चप्पल पहने तब वो ऐसे महसूस भा। तो यह होते भैया तटस्थता वक्र। समझ में आवा? आगे समझो। तो सीमांत प्रतिस्थापना दर का हुआ है। तटस्थता वक्र विश्लेषण जो होता है ये किस पर आधारित होता है? ये सीमांत प्रतिस्थापना पर ही आधारित होता है। जिस दर पर, अब सीमांत प्रतिस्थापना दर है क्या? जिस दर पर कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को क्या करता है? दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है, उसी दर को सीमांत प्रतिस्थापना या सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में समझो। मान लेते कोई ए वस्तु है, मतलब कि कोई मान लेते हैं कि 10 किलो चीनी, किसी आपके पास 10 किलो चीनी होनी चाहिए और आपके पास 12 किलो चीनी है। अब आपके पास 2 किलो चीनी ज़्यादा है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के पास मान लेते हैं 15 किलो चावल है और उसके पास होने कितने चाहिए? 10 किलो चावल होने चाहिए। अब वो 5 किलो चावल उसके पास जो है फादिल हो रहा है, तो 2 किलो चीनी और 5 किलो चावल ये एक प्रकार से क्या हो जाए, उसके साथ बदलने के लिए 2 किलो चीनी की और 5 किलो चावल के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाएं, तो वही दर जो होती है सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर। समझ में आ गई होंगी चीजें। और ये आधारित किस पर है? तटस्थता वक्र विश्लेषण पर आधारित है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न समझें। प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसे कहते हैं? बताएं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? तो प्रायः उत्पादन के साधन जो होते हैं एक दूसरे के स्थापन होते हैं। एक दूसरे के स्थापन का मतलब होता है कि एक चीज दूसरे चीज का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो उत्पादन की मात्रा स्थिर रहने की स्थिति में उत्पादन के साधन विशेष की किसी अन्य साधन को प्रतिस्थापित करने की क्षमता को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है। मतलब मान लेते हैं कोई एक उत्पादन का साधन था, उससे कोई चीज़ बनाई जा रही थी, अब वो चीज़ ना बन रही हो, ठीक है, वो साधन खत्म हो गया हो या वो साधन ना मिल रहा हो, तो फिर किसी दूसरे साधन का प्रयोग करके और उन चीज़ों को बनाया जाए, तो वही चीज़ होती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो दो साधनों के बीच तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर से आशय एक साधन की मात्रा से क्या होता है? एक साधन की मात्रा उस मात्रा से है जिसे कुछ उत्पादन के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए, कि उत्पादन जितना मान लेते हैं पहले 5 किलो होता था तो अभी भी 5 किलो हो, उसको बनाए रखने के लिए दूसरे साधन की मात्रा से प्रतिस्थापित करना होगा। तो ये चीज़ होती है आपकी कि भाई 5 किलो पहले तैयार होता था माल, तो 5 किलो अब भी तैयार हो, और बीच में मान लेते कुछ लोचा हो गया कि धीरे बन रहा था, 2 ही किलो सामान मिल रहा था, 5 किलो माल जहाँ पर बनता था वहाँ 2 किलो माल बनता है, तो फिर उसको बदलने के लिए कोई दूसरा उसी 5 किलो टाइप का इकट्ठा किया जाए, सामान लाया जाए जिससे 5 किलो माल तैयार हो। क्लियर? तो होता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मतलब कि खास करके मतलब जो पहले चीज़ें हमको मिल रही थी वही चीज़ आज अब भी हमको मिले, तो उसके लिए चाहे दूसरे साधनों का प्रयोग करना पड़े, वो चीज़ होती है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई, फटाफट से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आभास लगान क्या है? समझें। आभास लगान, ठीक है। आभास लगान की परिभाषा या धारणा जो दी है या कॉन्सेप्ट जो दिया है आभास लगान की, उसको दिया है प्रोफेसर मार्शल ने। किसने दिया भैया? प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। और डेविड रिकार्डो के सिद्धांत पर, या डेविड रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत है या जो उनकी अवधारणा है डेविड रिकार्डो की, उन्हीं के सिद्धांत पर आधारित है प्रोफेसर मार्शल की आभास लगान की धारणा। मार्शल ने यह विचार प्रस्तुत किया कि मनुष्य जो होता है उसके द्वारा निर्मित मशीनों तथा यंत्रों की पूर्ति अल्पकाल में नहीं बढ़ाई जा सकती। कम समय में आप जो है यंत्रों की पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा समय लगता है, जबकि दीर्घकाल में इन मशीनों की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। जैसे मान लेते हैं जो यंत्र हैं या जो मशीन हैं, जो निर्मित मशीनें हैं, यंत्र हैं, उनकी पूर्ति कम समय में आप नहीं बढ़ा सकते हो, उसके लिए समय आपको लगेगा। तो दीर्घकाल में या ज़्यादा समय में इन मशीनों की पूर्ति को आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अतः अल्पकाल में या कम समय में या पूंजीगत साधन जो होता है, पूंजीगत साधन वही लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जो भूमि अल्पकाल व दीर्घकाल में करती है, ठीक है। तो पूंजीगत साधन जो होते हैं वही लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कम समय में, और जो भूमि होती है वो अल्पकाल व दीर्घकाल में करती है, मतलब कि स्थिर पूर्ति का लक्षण,
ठीक है। स्थिर पूर्ति का लक्षण समझ रहे हैं, जैसे कि भूमि जो होती है वो जो चीजें भूमि जो होती है वो अल्पकाल में और दीर्घकाल में यानी कम समय में और अधिक समय में दोनों में एक प्रकार से चीजें वो ठीक ठाक मतलब उतना ही रहता है, वो दोनों में अल्पकाल और दीर्घकाल में वही चीज करती है। लेकिन अगर आप उसमें पैसा देकर के काम करेंगे तो वही चीज बहुत जल्दी आपको जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो पैसे से आप जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर भूमि से आप सोचें तो वो अल्पकाल में भी और दीर्घकाल में भी दोनों में करेगी, यानी स्थिर पूर्ति का लक्षण यहाँ पर दिखता है। जो पूंजीगत वस्तुओं को जो आय अल्पकाल में प्राप्त होती है वह लगान की तरह होती है। जैसे कि अब भूमि में भाई जैसे कुछ निकलेगा, अब तभी आप जैसे जो भूमि का कर होता था तो उसको जब लेते थे लोग, लगान भूमि पर लगता था पहले, अगर आपको ध्यान हो तो जो भूमि पर लगान होता था तो कम समय और दीर्घ समय में, चूंकि कुछ कर भूमि को लेकर के कम समय में भी मिल जाते थे लेकिन अल्पकाल या दीर्घकाल में ज़्यादा आपको नहीं मिलता था। अब क्या है कि भाई पूंजीगत वस्तुओं का को जो आय अल्पकाल में प्राप्त होती है वह लगान की तरह होती है, और मार्शल ने ही इसे आभास लगान कहा है। वह आय जो मशीनों तथा मनुष्यों के द्वारा निर्मित उत्पादन के दूसरे औजारों से उपलब्ध होती है, आभास लगान उसी को कहते हैं। पहले लगान क्या होती थी, जैसे खेत में किसी किसान ने कोई चीज़ बोया और बोने के बाद में फिर वो खेत, जैसे किसी के पास 30 बीघा खेत है तो सरकार को वो 1 साल में या 2 साल में कुछ रुपया देता था लगान के रूप में, तो वो तो था एक प्रकार से बहुत लंबे समय का लगान। लेकिन जब से मशीनें बनी या फैक्ट्री स्थापित कर ली, मान लेते टाटा बिरला अंबानी, ये लोग जो टैक्स देते हैं वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत ही कम समय में भी देते हैं। ठीक है, हम लोगों का टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उत्पादन की जो चीज़ हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं आज, चाहे पंखा यूज कर रहे हैं, चाहे टीवी, चाहे आप अगर 1 रुपए की टॉफी खाते तो उस पर भी आप टैक्स देते हो, आप प्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते हो। तो आभास लगान वह लगान होती है जो कंपनी वाले, जो एक प्रकार से बड़े बड़े फ्रेम जो बनवाए हैं, ठीक है, जो फर्म बनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं, उद्योग स्थापित किए गए हैं बड़े बड़े, वो उद्योग क्या करते हैं, कम समय में उतनी ही पूंजी पर बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होती है एक प्रकार से मशीनें जो होती हैं और मनुष्य के द्वारा जो निर्मित उत्पादन होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उन पर जो एक प्रकार से या दूसरे ऐसे चीज़ों पर जो कि एक प्रकार से बहुत कम समय में तमाम सारे पैसे दे देती है, तो उसको आभास लगान बोलते हैं। तो आज का जो लगान हम लोग या टैक्स जो दे रहे हैं वही होता है आभास लगान। समझ में आ गई चीज़ें? समझ में आ रही चीज़ें? तो इन बात पर फोकस करें, जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ समझा रहा हूँ उस पर फोकस करें, क्लियर हो जाएगा आभास। पहले लगान जो होता था बड़ा लंबा प्रोसेस था, 1-2 साल में मिल दिया जाता था, खेत में अगर धन अच्छा हुआ तो मिलता था कृषि से। लेकिन अब क्या हो गया है, अब बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उनका टैक्स जो है तुरंत मिल जाता है और ज़्यादा ज़्यादा मिलता है। क्लियर? तो ये होता है आपका आभास लगान, प्रोफेसर मार्शल कहते हैं। यानी कि वह आय जो मशीनों तथा मनुष्यों के द्वारा निर्मित उत्पादन के दूसरे औजारों से उपलब्ध होती है, आभास लगान कहलाती है। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तटस्थता वक्र क्या है? तो मैंने आपको शुरुआत में समझाया, तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था कि ए नाम का कोई व्यक्ति, मतलब ए नाम की कंपनी कोई पहन रहा है तो ए ही नाम की वस्तु को पहनने का आदी हो चुका है, लेकिन अगर उसको बी कंपनी का कोई चीज़ दे दिया जाए पहनने के लिए तो वो फर्क ना स्थापित कर पाए और बताए कि भाई हाँ, जो ए वाला प्रोडक्ट हमको देता था जितना आनंद, उतना आनंद हमको बी वाला प्रोडक्ट भी देता है। तो इसी को बोलते हैं तटस्थ, चूंकि व्यक्ति तटस्थ रहता है उस समय, मतलब किसी प्रकार का कोई उसमें संशोधन नहीं होता है। यही कारण है कि तटस्थता वक्रों को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आर्थिक प्रणाली क्या है? तो किसी अर्थव्यवस्था की विभिन्न संस्थाओं जैसे कि नियमों और प्रतिमानों के समूह को आर्थिक प्रणाली कहते हैं। जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन होता है वो आर्थिक प्रणाली होती है। सरल शब्दों में अगर इसी बात को मैं आपको समझाऊं तो जिन आर्थिक संस्थानों के अंतर्गत मानव की उपभोग, उत्पादन, वितरण और राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, जिस विधि के द्वारा जिन संस्थाओं के अंतर्गत, उसे आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। क्लियर? समझ में आ गई चीजें? आगे समझें। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार वीडियो को शेयर करते रहिएगा सभी लोग। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उपयोगिता। उपयोगिता, ठीक है। अब उपयोगिता की अगर बात किया है क्या भाई, सबसे पहले यही चीज उठता है कि भाई उपयोगिता क्या है, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है, एक ऐसी वस्तु जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को तुष्ट करती है और वह उसके लिए उपयोगी होती है, मतलब पुष्ट करती है, पुष्ट यहाँ पर करें, ठीक है।
तो उपयोगिता सापेक्षिक होती है, एक ऐसी वस्तु जो क्या करती है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ति करती है, आवश्यकता को पुष्ट करती है, ठीक है, और वह उसके लिए उपयोगी होती है। यदि वह वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की तुष्टि नहीं करती, या ठीक है, या पूर्ति नहीं करती है, तो वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं होगी। मतलब जान लेते हैं कि संतुष्ट अगर आपको कर देती कोई वस्तु तो आपके लिए उपयोगी है, अगर वही वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाती है तो उसके लिए मतलब उपयोगी नहीं है। जैसे अगर कहते नहीं भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, तो वहाँ पर उपयोगिता, चूंकि भैंस को बीन का कोई महत्व नहीं है, या भैंस को ये नहीं पता कि बीन बजा रहे हो तो आप क्यों बजा रहे हो, सांप आएगा कि क्या आएगा उसको उससे नहीं मतलब है, तो क्योंकि उसके लिए बीन उपयोगी नहीं है, तो उसको नहीं पता वो बीन क्या क्या महत्व क्या है, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो उसके लिए बीन उपयोगी नहीं है, ऐसे समझें। तो आपको सरल तरीके से आपको एक अपनी खुद की भाषा में अगर आप समझेंगे हर एक चीज़ों को तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप अच्छा लिख पाओगे। तो उपयोगिता का सीधा सा मतलब होता है, मान लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो उपयोगी है, जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं बीए में तो आप हमारी वीडियो को देखते हैं चूंकि आपके लिए उपयोगी है। लेकिन अगर आप अपने पिताजी से कहोगे कि सर जी, मतलब अपने पिताजी से कहोगे कि पापा शुक्ला सर जी एक हैं बढ़िया पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स बढ़िया पढ़ाते हैं, आप उनसे एक दो क्लास ले लो, तो कहेंगे बस, डांटेंगे आपको, तुरंत डांटेंगे, कहेंगे क्यों, अरे तुम पढ़ो बे, हमको क्या पढ़वाओगे, अब हमारी तो उम्र बीत गई, मतलब डांटेंगे, कहेंगे क्या यार क्या बात करते हो, मतलब ऐसे थोड़ा सा रिएक्शन उनका होगा, थोड़ा सा गुस्सेल टाइप का, कि भाई उनके लिए चूंकि उपयोगी नहीं है लेक्चर, मैं कुछ भी बताऊं कितना भी ज्ञान बता लूं, लेकिन आपके पिताजी के लिए, आपके दादाजी के लिए वो ज्ञान मतलब जीरो हो गया, समझ रहे हैं, तो उनके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन आपके लिए उपयोगी है, इसीलिए आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये होता है उपयोगिता। समझ में आ गई चीजें, समझ रहे हैं ना चीजों को। तो संक्षेप में अगर हम कहें इसको तो यह कहा जा सकता है कि जो वस्तु जिस किसी भी आवश्यकता को जितना अधिक संतुष्ट कर सके उसमें उपयोगिता का गुण उतना ही अधिक होगा, और जो वस्तु आवश्यकता की तुष्टि जितनी कम करेगी उसमें उतनी ही कम उपयोगिता होगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति रिक्वायर्ड ज़्यादा उस चीज़ की तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी, रिक्वायर्ड कम है तो उपयोगिता कम होगी, यही होती है उपयोगिता, ये बात ध्यान रखेंगे। 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या तात्पर्य है, क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, समझें। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर फार्गुसन और क्रेप महोदय कहते हैं कि एक उद्योग पूर्ण प्रतियोगिता वाला तब होता है जब समस्त बाजार की तुलना में प्रत्येक क्रेता यानी कि खरीदने वाला और प्रत्येक विक्रेता यानी बेचने वाला इतना छोटा होता है कि वह अपनी खरीद अथवा उत्पादन में परिवर्तन करके बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। मतलब कि पूर्ण प्रतियोगिता उस बाजार में होती है जहां पर 10-12 दुकानें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ऐसे बड़े बड़े शहरों में अगर आप जाएंगे, कानपुर जाएंगे तो कानपुर में मोबाइल की मार्केट बल अलग है, कपड़े की मार्केट आपको अलग मिलेगी। इसी प्रकार से आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं तो अभी आप अगर दूर न जाएं, अपने सिटी में जाएंगे तो जहां पर मोबाइल की दुकान है वहां पर मोबाइल की दुकान तमाम सारी है, तो वहां पर क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता वहीं पर पाई जाती है। जहां पर एक ही बगल में कम से कम 40-50 दुकानें हैं या 10-12 दुकान है, तो आप क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं ए दुकान खोले है कोई व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति भी दुकान खोले है, सी नाम का व्यक्ति भी खोले और डी नाम का व्यक्ति भी, बगल बगल में सब दुकान खोले हैं। अब मान लेते हैं मोबाइल की दुकान है, अब कोई चार्जर, आप ए नाम का व्यक्ति चार्जर 60 रुपये में बेचेगा तो बी वाला 65 में अगर बेचेगा तो बी का चार्जर नहीं बिकेगा, केवल ए का ही बिकेगा। अगर सी यहीं पर 70 में चार्जर बेचेगा तो इसका तो बिल्कुल नहीं बिकेगा, और ये मान लेते हैं आपका अगर 75 में बेचेगा डी तो इसका बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, तो कोई किसका बिकेगा, केवल ए का बिकेगा। तो यहाँ पर आपकी प्रतियोगिता है, बहुत ज़बरदस्त प्रतियोगिता है, चूंकि आप यहाँ पर 60 से दाम 65 नहीं कर पाओगे, तो अगर आपने कर दिया तो आपका माल नहीं बिकेगा। ठीक है, तो करना क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, आपको ऐसी सिचुएशन में भैया आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो आपने ए बी है, ए बी सी डी ई कुछ भी मान लो, तो यहाँ पर जो दाम यहाँ पर 60 में होगा वो बी भी 60 में बेचेगा, चूंकि अगर बी 60 में नहीं बेचेगा तो लोग ए के यहाँ ही खरीदेंगे। ठीक है, सी भी 60 में बेचेगा, डी भी 60 में बेचेगा और ई भी 60 में ही बेचेगा। तो यहाँ पर इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है जहाँ पर एक ही जैसे कई दुकानें होती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई प्रतियोगिता क्या होती है, तो ये होती है पूर्ण प्रतियोगिता। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में वस्तु का विनिमय करते हैं, उनको बाजार की अवस्था का पूर्ण ज्ञान होता है
और कीमत की प्रवृत्ति समस्त बाजार में एक समान होने की होती है। ठीक है, कहीं पर न ज़्यादा न कहीं पर कम दाम में, सभी लोग एक ही दाम में बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता होती है। समझ रहे हैं? एकाधिकार कब होता है? जब मार्केट में क्या हो कि एक ही व्यक्ति की दुकान हो और वो जो मर्जी चाहे वो मर्जी दाम में कोई किसी वस्तु को बेचता हो। क्लियर? आगे समझें। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साम्य से आप क्या समझते हैं? साम्य का अर्थ होता है इक्विलिबरम। ठीक है, इक्विलिबरम जो है, जो शब्द है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है एक्विस और दूसरा है लिब्रा। तो इक्विस का मतलब होता है समान और लिब्रा का मतलब होता है साम्य। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि संतुलन शब्द का शाब्दिक अर्थ है, या साम्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है समान या साम्य। सामान्य रूप से साम्य का अर्थ विश्राम की स्थिति होती है। ठीक है, यानी साम्य की स्थिति उस दशा को कहते हैं जब किसी वस्तु पर काम करने वाली जो विरोधी शक्तियां होती हैं वो इस प्रकार एक दूसरे के साथ संतुलित हो जाएं, समन्वित हो जाएं कि उस वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। जैसे कि मान लेते हैं आपका कोई विरोधी हो और आपका विरोधी है, लेकिन आप कुछ ऐसा काम कर दें कि वो आपके ही गुणगान करने लगे, आपको प्रभावित ना कर पाए, या आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना चाहता है लेकिन आप उससे इस प्रकार का लोचा कुछ दे दें या इस प्रकार का कोई मामला उसको या रुपया पैसा दे करके उसको अपने तरफ मिला लें कि वो आपका विरोधी ना बने या आपका विरोध ना करे, तो वो सिचुएशन जो होती है साम्य की स्थिति कहलाती है। तो साम्य वही होता है कि कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु पर काम करने वाली जो विरोधी शक्तियां होती हैं वो इस प्रकार से संतुलित हो जाएं कि उसका ही गुणगान करने लगे, उसके बारे में ही, उसको बढ़ाने में ही या उसको मोटिवेट करने लगे, तो उस वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो जिसको परिवर्तन करने के लिए वो विरोध कर रहा है, तो वो होती है आर्थिक साम्य। ठीक है, आर्थिक साम्य की गति का पूर्ण अभाव नहीं होता है। आर्थिक साम्य की गति का पूर्ण अभाव नहीं होता है, क्योंकि यदि किसी देश की आर्थिक प्रणाली में गति का पूर्ण अभाव हो जाए तो वह प्रणाली स्वतः नष्ट ही हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। आर्थिक साम्य की आवश्यक शर्त यह होती है कि आर्थिक साम्य में गति होनी चाहिए, और लेकिन इस गति की दर किसी प्रकार का परिवर्तन इस गति की दर में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर परिवर्तन की दर में बढ़ोतरी या घटोतरी हो गई तो फिर उसमें दिक्कत की बात होती है। तो ये होती है आर्थिक साम्य की स्थिति, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया और बताया। समझ रहे चीज़ों को? आर्थिक साम्य का मतलब कि जो विरोधी शक्तियाँ, जब किसी वस्तु पर काम करने वाली जो विरोधी शक्तियां होती हैं, वो विरोधी शक्तियां जो होती हैं एक दूसरे से जिसका विरोध कर रही हैं जो शक्तियां, और वो शक्तियां जो विरोध कर रही हैं और जिसका विरोध कर रही, दोनों तालमेल बैठा करके आगे बढ़ें, तो उस प्रकार की स्थिति साम्य की स्थिति कहलाती है। क्लियर? 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कीमत प्रभाव किसे कहते हैं? बताएं, कीमत प्रभाव क्या होता है? तो किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, जबकि दूसरी मतलब किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर जबकि दूसरी वस्तु की कीमत और आय स्थिर रहती है, उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ही कीमत प्रभाव कहते हैं। समझ में आया चीजें? यानी कि एक कोई वस्तु है, उसकी कीमत में परिवर्तन हो गया और दूसरी वस्तु की कीमत और जो आय है वो स्थिर रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, और उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन हो जाए उस समय, तो वो कीमत प्रभाव कहा जाता है। कोई एक ए वस्तु है और कोई बी वस्तु है। ठीक है, ए में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, ए के कीमत में परिवर्तन हो जाए, मतलब ए का दाम पहले 10 रुपया था, अब 15 रुपया हो जाए, और बी का दाम मान लेते हैं, बी वस्तु का दाम क्या है, 10 रुपये था और 10 रुपये ही रह जाए। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोक्ता की जो डिमांड होगी वो बी वाले वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि ए 5 रुपये महंगा दे रहा है, तो बी की मांग जो होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो बी की मांग में जो परिवर्तन होगा उसे ही कीमत का प्रभाव बोलेंगे। कीमत का प्रभाव कब पड़ेगा? जब चूंकि कीमत का प्रभाव क्या कि ए का दाम आपने बढ़ाया, आपने जो है चीनी 45 रुपए किलो अगर बेचना प्रारंभ कर दिया, तो लोग अगर मान लेते चीनी का कोई विकल्प आ जाए, और चीनी का विकल्प कैसा आ जाए कि मान लेते गुड़ आ जाए, या मान लेते हैं कि एक मिठाई बर्फी जो है, आप समझो और आसान तरीके से, बर्फी जो है भैया 200 रुपया किलो मिलत थी। ठीक है, बर्फी 200 रुपया किलो है मिलत रही, और छियनो मान ली 200 रुपया किलो रहा पहले से। अब का हो जाए कि छियना जौन है 200 रुपया किलो है, अब छियना के दाम हो जाए 250 रुपया का किलो।
अब 250 किलो में अगर 1 किलो छेना मिल रहा है, ठीक है, और बर्फी के दाम में परिवर्तन ना कीजिए, बर्फी 200 रुपये किलो, तब अब बर्फी मान लेते पहले 10 किलो बर्फी एक दिन में बिकात रही, ठीक है, जब छेना 200 रुपये किलो रहा और बर्फी 200 रुपये किलो रही, तब 10 किलो छेना बिकात रहा और 10 किलो बर्फी बिकात रही। अब का हो भाई, अब ये हो कि जब 250 रुपये किलो छेना हो गया है, तो छेना जो है अगर 5 किलो बिकाए, 5 किलो बिकेगा, तो बर्फी के दाम में कितना परिवर्तन होगा, बर्फी 15 किलो बिकने प्रारंभ हो जाएगी। समझ रहे चीज़ों को? तो कीमत को बढ़ाने से या कीमत को घटाने से जो वस्तुओं की बिक्री पर प्रभाव पड़ता है, उसी को हम कीमत प्रभाव कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, जैसा मैंने आपको समझाया, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आ गया होगा। समझे? यदि मान लिया जाए कि उपभोक्ता को दो वस्तुएं एक्स और वाई का उपभोग करना है, और वाई की कीमत स्थिर रहती है और एक्स की कीमत में मतलब कीमत पहले से कम हो जाती है, तो उपभोक्ता उतनी ही आय में एक्स को अधिक क्रय करेगा, यानी जिसकी कीमत कम हुई है उसको ज़्यादा खरीदेगा, और वाई की कीमत जो चूंकि वही रही है, स्थिर रही, तो उसको लोग कम खरीदेंगे। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की कीमत रेखा दाईं ओर हटेगी और ऊंचे तटस्थता वक्र को स्पर्श करेगी। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु ऊंचे तटस्थता वक्र पर स्थिर होने कारण संतोष का स्तर जो होगा बढ़ जाएगा। ये सब वैसे बातें लिखी है, मतलब आपको मैंने जो सरल भाषा में समझाया बस उतना ध्यान रखो, आप ऐसे बना करके अच्छे तरीके से लिख देंगे, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका कीमत प्रभाव। सारे पॉइंट्स आपको मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, तो लाइक करने में कटौती ना करें भैया, और शेयर जरूर करें। आपके जितने भी दोस्त हैं, आपको एक प्रकार से उनके पास शेयर ही करना है, ये बात ध्यान रखेंगे, और इस तरीके से आप मेहनत करते रहें, अच्छा नंबर आपका भी आएगा। 15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, समझें इसको। 15वां नंबर प्रश्न है, प्रतिफल के नियम से क्या आशय है? प्रतिफल का क्या नियम होता है भैया? तो प्रतिफल के नियम यह स्पष्ट करते हैं कि आगत या अदा में परिवर्तन लाने से निर्गत या प्रदा में किस दर में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका वही एक प्रकार से परिवर्तन जो होता है, उसी को बोलते हैं प्रतिफल का नियम। समझ रहे हैं? या दूसरे शब्दों में अगर समझें तो ये उत्पादक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जब एक व्यावसायिक फर्म या कंपनी, फर्म माने कंपनी या उद्योग, तो जब एक व्यावसायिक फर्म उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रख करके अधिकतम उत्पादन हेतु अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती है, तो सीमांत उत्पादन में पहले बढ़ोतरी होती है, फिर उसके बाद में वह स्थिर रहता है और अंत में उसमें घटोत्तरी होती है। अतः प्रतिफल के रूप में 3 विषय आते हैं: उत्पादन वृद्धि नियम पहला, दूसरा उत्पत्ति समता नियम, तीसरा उत्पत्ति ह्रास नियम। ये 3 नियम खास करके प्रतिफल के नियम में शामिल हैं। तो प्रतिफल नियम क्या करता है भैया? उत्पादक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब एक व्यावसायिक फर्म कोई कंपनी है उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रख दे, ठीक है, जो कुछ साधन है उत्पादन के उनको स्थिर रख करके अधिकतम उत्पादन हेतु क्या करे? अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करे, और तो क्या हो, सीमांत उत्पादन में पहले बढ़ोतरी होगी, फिर उसके बाद में वो स्थिर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में उनमें घटोत्तरी होना प्रारंभ हो जाएगी। क्लियर? तो ये होता है एक प्रकार से प्रतिफल का नियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रमवाचक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? तो क्रमवाचक दृष्टिकोण को हिक्स महोदय, एलन, पैरेटो, एजवर्थ, इन सभी लोगों ने प्रतिपादित किया क्रमवाचक दृष्टिकोण को, और इनके अनुसार उपभोक्ता उपयोगिता की संख्यात्मक माप तो नहीं कर सकता है कि कितनी उपयोगी चीज़ें हमारे, मतलब जो वो यूज कर रहा है चीज़ों को, या उपभोक्ता की जो एक प्रकार से उपयोगिता है या नीड्स जो है, उसकी संख्या में गणना नहीं कर सकता कि हमको 4 उपयोगिता है या 5 उपयोगिता है, कि उसको हाउ मेनी में आप नहीं कर सकते, कितनी आप कर सकते हैं, हाउ मच जिसको आप कहते हैं, ठीक है, समझ रहे चीज़ों को, यानी कि आप उसको गिन नहीं सकते, संख्यात्मक माप आप नहीं कर सकते किसी भी नीड्स की उपयोगिता की, परंतु इतना अवश्य बता सकते हैं कि उसे एक वस्तु की तुलना में उसे दूसरी वस्तु से अधिक उपयोगिता मिली अथवा कम उपयोगिता मिली। मतलब कोई वस्तु, मान लेते ए नाम की वस्तु आप उपयोग कर रहे थे और बी नाम की वस्तु आप उपयोग करने लगे, तो कितना अच्छा लगा, कितना कम अच्छा लगा, कितना बुरा लगा, सारी चीज़ें आप बता पाओगे। तो उसे एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु से अधिक उपयोगिता मिली या उससे कम उपयोगिता मिली, इस बात को आप जरूर बता पाएंगे। इस प्रकार वस्तुओं अथवा उनकी विभिन्न इकाइयों को प्राथमिकताओं के क्रम में इंडेक्स में आप समायोजित कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण, कि ए वस्तु का आपने उपयोग किया, अब ए वस्तु की उपयोगिता आपको कितनी थी और उसका आपकी नीड्स को ये कहाँ तक, मान लेते हैं इसको 90% आपने दिया कि 90% हमारी उपयोगिता पूरी कर रहा है, बी वस्तु को आपने 80% दे दिया,
तो ये सब एक क्रम में सजाना, इसी को क्रमवाचक दृष्टिकोण बोलते हैं। सी वस्तु को आपने 70% दे दिया, तो इस प्रकार से ये आप वस्तुओं का उपयोग करके, और उसकी हम आप संख्यात्मक मान तो नहीं बता सकते कि इतनी हमारी 4 चीज़ों की पूर्ति हुई, 5 चीज़ों की पूर्ति हुई, ऐसे आप नहीं बता सकते, लेकिन कितने % में या कितना ज़्यादा कितना कम हुआ, ठीक है, ये आप जरूर बता सकते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा। प्रतिनिधि फर्म से क्या तात्पर्य होता है? प्रतिनिधि फर्म से क्या तात्पर्य है भैया, समझें इसको। तो दीर्घ काल में या लंबे समय में किसी वस्तु का निर्धारण उस समय या उस वस्तु की सीमांत आय और सीमांत लागत से संतुलन द्वारा निश्चित होता है, परंतु यदि वस्तु का उत्पादन वृद्धिमान उत्पादन नियम के अनुसार हो रहा हो तो उत्पादन वृद्धि के साथ साथ सीमांत उत्पादन व्यय निरंतर गिरता जाएगा, और ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक रहती है। मतलब कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, कीमत औसत लागत के बराबर होती है, ना कि सीमांत लागत के बराबर होती है। ठीक है, सीमांत लागत मतलब एकदम से लास्ट की जो लागत होती है उसको बोलते हैं सीमांत लागत। प्रतिनिधि फर्म की परिभाषा दी है प्रोफेसर मार्शल ने, कहा कि प्रतिनिधि फर्म वह फर्म होती है या वह उद्योग होता है जो काफी लंबे समय से चालू हो, ठीक है, जिसे पर्याप्त सफलता मिल चुकी हो, जिसका प्रबंध सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता हो, जिसे उत्पादित वस्तु की श्रेणी, विक्रय की दशाएं, सामान्य आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त कर पाते हों, ऐसी कंपनी, जो कि उत्पादन की कुल मात्रा के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती हो। तो ये सब एक प्रकार से यही होती है प्रतिनिधि फर्म, ठीक है, जिनमें ये सारे क्वालिटी पाई जाती हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मांग नियम की व्याख्या कीजिए। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, मांग का नियम क्या है? मांग के नियम की अगर बात की जाए तो मांग की परिभाषा से स्पष्ट है कि मांग और मूल्य में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, और इकोनॉमिक्स जो होता है मांग और सप्लाई, मांग और मूल्य खास करके, अच्छा मांग जो होता है डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के एक प्रकार से बड़े घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो इसी प्रकार से मूल्य और मांग, ठीक है, आप कितना मांग रहे हैं और कितना मूल्य उसका है। तो लॉ एंड डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, तो मांग और मूल्य के इस परस्पर संबंध को मांग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। मांग का यह नियम ये बताता है कि ऊंची कीमतों पर मांग कम और कम कीमत पर मांग अधिक होगी। अगर आप किसी वस्तु की कीमत को बढ़ा देंगे तो लोग उसको कम खरीदेंगे, अगर आप किसी वस्तु की कीमत को घटा देंगे तो वो वस्तु ज़्यादा बिकेगी। जैसे कि मान लेते हैं अभी धनतेरस आ रही है, दिवाली आ रही है, तो इसमें तमाम सारे ऑफर आपको मिलेंगे। क्या ऑफर मिलेंगे कि भैया 90% छूट, 200% छूट, ऐसे 150-150% छूट पे लगाएंगे, 95% छूट पर आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो जब आप किसी चीज़ पर छूट देंगे यानी कि आप मतलब जो मूल्य होगा उसको कम करेंगे, तो जब आपका कीमत कम होगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और इसीलिए आप देखते हैं शॉपिंग वगैरह मॉल में इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा लगी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मूल्य और मांग में विपरीत का संबंध होता है। अगर ऐसे समझें, यदि अन्य बातें समान रहें, यह नियम बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो अधिक मूल्य पर किसी वस्तु विशेष की कम खरीदारी होगी या कम मात्रा में खरीदी जाएगी, और कम मूल्य पर उसकी मात्रा अधिक खरीदी जाएगी। जैसे मान लेते हैं गोभी जब सस्ता जाती है तो उसको ज़्यादा लोग खाते हैं, और जब महंगी होती है तो उसको लोग चाहे एक ही फूल में पूरी सब्जी बना लेंगे, लेकिन बना लेंगे। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो इसी प्रकार से प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि किसी वस्तु की अधिक मात्राओं में बिक्री के लिए उसके मूल्य में कमी होनी चाहिए ताकि उसके अधिक ग्राहक मिल सके। दूसरे शब्दों में अगर इसी बात को कहें तो मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है। तो एक दूसरे का मांग और मूल्य का विपरीत का संबंध होता है कि मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी, मांग बढ़ेगी तो मूल्य, एक प्रकार से अगर मांग बढ़ी तो मूल्य भी बढ़ेगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही भैया तो उसका कीमत भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं अगर आप जो है 100 मोटरसाइकिल है और उसके लिए गाहकी 200 ठू हैं, तो जो 34,000 के मोटरसाइकिल मिलत रही वो अब 75,000 के मिलेला कि नहीं मिलेला, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, लोग ज़्यादा चलावे लगे। तो ऐसे में क्या होगा, एक चीज़ समझें यहाँ पर, मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है। समझ में आई चीज़ें? तो ये होता है मूल्य बढ़ने और घटने का चीज़।
लेकिन अगर डिमांड की अगर बात करेंगे तो डिमांड जब ज़्यादा होगी मूल्य बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगी मूल्य ऑटोमेटिक लोग घटाएंगे। जब कोई वस्तु नहीं बिकती है तो उसका मूल्य घटाते हैं कि भाई अब ये वाला पैक मात्र इतने रुपए में, या उसको बड़ा छाप करके आप देखते हैं कोलगेट मंजन पहले का, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मैं बता रहा हूँ। तो कोई मंजन पहले कोलगेट मंजन छपता था, आप समझो उदाहरण के रूप में, तो उसमें पहले छापा गया कि भाई इसमें नींबू नमक की शक्ति है, दुनिया भर का चीज बताया गया। फिर बताएगा क्या कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, उसी उसको थोड़ा कई फार्म में बनाया गया, उसको उसमें लौंग, क्या आप इसमें लौंग की शक्ति है, ऐसे उसको थोड़ा सा बढ़ा घटा करके अब जो है ये आ गया 10% एक्स्ट्रा उसी रुपए में उतने ही दाम में, ऐसे बढ़ा के चढ़ा करके आप देखते हैं छपाते हैं लोग। तो इस पे इसके पीछे इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं, इकोनॉमिक साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग इसके पीछे दिमाग लगाते हैं और वो बताते हैं कैसे किस तरीके से आपको आपको अच्छी कमाई होगी। ठीक है, तो ये यही सब नियम होता है इसमें। आगे समझें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 19वां नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है अवसर लागत क्या है। अवसर लागत को हस्तांतरण आय या हस्तांतरण मूल्य भी कहते हैं, क्योंकि उत्पत्ति के साधनों को उद्योग विशेष में बनाए रखने के लिए कम से कम इतना द्रव्य अवश्य मिलना चाहिए जितना कि उन्हें दूसरे वैकल्पिक प्रयोग में मिल सकता है, अन्यथा वे साधन दूसरे प्रयोगों में हस्तांतरित हो जाएंगे। प्रोफेसर बेनहम कहते हैं कि द्रव्य की वह मात्रा जो कि कोई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है उसे कभी कभी हस्तांतरित आय कहते हैं। अवसर लागत सीधा सीधा मतलब होता है कि इस प्रकार जो है, अभी रॉबिन्स की भी समझे फिर उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। वह मूल्य जो साधन की एक दी हुई इकाई को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, हस्तांतरण आय या हस्तांतरण मूल्य कहा जाता है। समझ में आ गई चीजें। यानी अवसर लागत वो होता है, अवसर लागत को हस्तांतरण आय या हस्तांतरण मूल्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्पत्ति के साधनों को उद्योग विशेष में बनाए रखने के लिए कम से कम इतना द्रव्य अवश्य मिलना चाहिए जितना कि उन्हें दूसरे वैकल्पिक प्रयोग में मिल सकता है। अगर मान लेते हैं कोई ए व्यक्ति है या कोई ए साधन है, उसका प्रयोग आप किसी फर्म में कर रहे हैं, तो उतना अगर आप उसको नहीं देंगे तो दूसरे फर्म में वो चला जाएगा, कंपनी में वो वस्तुएं चली जाएंगी या दूसरे चीज को बनाएंगी। जैसे मान लीजिए जितना फायदा वो चाह रहे हैं, जितना फायदा उनको मिल रहा है उतना फायदा नहीं मिलेगा तो दूसरी चीजों को बना लेंगे जो तो वैकल्पिक साधन उपलब्ध होगा। तो अवसर लागत का सीधा सा मतलब यही है कि वह मूल्य जो साधन की एक दी हुई इकाई को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। क्लियर, समझ में आ गई चीजें। तो ये होता है, जितना चाहिए उतना वो जब तक मिलता रहेगा तब तक वो चीज रहेगी, अगर उतना नहीं मिलता तो फिर वो अवसर जान प्रीति अति गाढ़ी, तो फिर वो दूसरे स्थान पर चला जाएगा। समझ रहे हैं। जैसे एक कंपनी में उसको 1000 सैलरी मिलती थी, क्योंकि 1000 का वो काम करता, दूसरे कंपनी वाला कह रहा कि भाई जो है आपको मैं 2000 दूंगा, या ऐसे बोलो कि 1000 मिलता था आपको, अब आपको 500 रुपये ही दे अगर कंपनी वाला कोई, तो आप क्या करोगे? क्योंकि दूसरा कंपनी आपको 1000 दे रहा है तो आप 1000 वाले उसको 500 वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको अवसर लागत नहीं मिल रही, मतलब आपको उतना नहीं मिला जितना आप इफर्ट करते हैं। आगे समझें, 20 नंबर क्वेश्चन है मांग की आय लोच क्या है। तो यदि कीमत या अन्य कारक तत्व समान रहे तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों की माप ही जो होती है मांग की लोच कहलाती है। भी मैं समझाता हूँ सरल शब्दों में, लेकिन वाटसन की परिभाषा आप समझ लें। मांग की आय लोच से अभिप्राय आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से होता है। जैसे मान लेते हैं मांग की आय लोच जो होती है वो होती है कि जैसे मान लेते हैं कोई, मान लेते चीनी है या कोई वस्तु है, ए नाम की वस्तु है, तो ए की कीमत में अगर आप बढ़ोतरी कर देंगे, या ऐसे समझें ए की कीमत अगर अब बढ़ जाती है तो ए की कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग जो होगी वो कम हो जाएगी। समझे रहे हैं। ए की आय में मतलब ए की दाम में अगर कीमत घटेगी तो क्या होगी, कीमत घटेगी तो मांग अधिक हो जाएगी। तो अधिक और कम, तो मांग की जो आय लोच होती है वो कम होती है, तो कीमत बढ़ने पर मांग की आय लोच हो जाती है। समझ रहे हैं। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को ही मांग की आय लोच कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन से मांग की मूल्य लोच क्या है। तो आय में मतलब समझ रहे हैं, आय सॉरी यहाँ पर आय लोच है ना, आय का मतलब समझ रहे हैं, एक मिनट समझें। तो मांग की जो आय आय लोच है, आय लोच मतलब कि जो कमाई हो रही, मान लेते कोई ए व्यक्ति है, समझे इसको फिर से, कोई ए व्यक्ति है
क्योंकि जो मैंने आपको बताया वो मूल्य लोच को लेकर के बता दिया कि भाई किसी के मूल्य को अगर आप बढ़ाओगे तो वो चीज़ कम लोग खरीदेंगे, मूल्य को घटाओगे तो वो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, समझे। तो ये हो गया मांग की मूल्य लोच। लेकिन जो मांग की आय लोच होती है उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति, मान लेते हैं ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो 30,000 रुपये सैलरी पाता है, तो उसमें से वो 20,000 रुपये क्या करता है, मान लेते बचाता है, और 10,000 रुपये वो क्या करता है, खाता है। अब उसी 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये का क्या करता है, सामान खरीदता है खाने पीने का। अगर क्या हो, वो 5,000 रुपये का क्या करता है, 5,000 रुपये का वो एक प्रकार से कपड़ा खरीदता है महीने में, ठीक है। अब क्या हो भैया कि खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो जाएं तो उसका 4-5,000 6,000 रुपये ज़्यादा खर्च हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो कि मतलब 1 मिनट रुकें, तो एक को 30,000 जहाँ पर मिलते थे भैया, ठीक है, वहीं पर अब अगर एक को मिलने लगेंगे 20,000 रुपये केवल उसको तनख्वाह मिलने लगेगी, तो कितना बचाएगा वो, 10 बचाएगा ना, और 10 ही हज़ार रुपये में सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। और चूंकि रेट बढ़ चुका है, ठीक है, अब रेट जब बढ़ चुका है तो क्या करेगा, और वो ऑटोमेटिक क्या करेगा भैया, वो चीज़ों को खरीदना बंद कर देगा, या जहाँ पर 1 किलो चीनी खरीदता था वहाँ पर अब वो एक प्रकार से आधा किलो ही चीनी खरीद करके संतुष्ट हो जाएगा। जहाँ 2 टाइम चाय पीता था वहाँ पर 1 ही टाइम चाय पिएगा, इस प्रकार से। तो अगर उसकी आय में बढ़ोतरी होती है तो एक प्रकार से वो ज़्यादा सामान खरीदेगा, आय में घटोतरी होती है तो कम सामान खरीदेगा। ये होता है मांग की आय लोच, ठीक है। मांग की मूल्य लोच तो मैंने आपको बताया कि मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन की दिशा के विषय में बताता है। यह एक गुणात्मक कथन है। इससे यह ज्ञात होता है कि कीमत में कमी होने से मांग का विस्तार होता है। अगर कीमत कम हो जाती है किसी वस्तु की तो मांग बढ़ जाता है, और कीमत में अगर वृद्धि होती है तो मांग संकुचित हो जाती है, मांग कम हो जाती है। परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि मांग में कितना परिवर्तन होगा। किसी वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा ज्ञान जिस धारणा से होती है उसे मांग की मूल्य सापेक्षता कहा जाता है। अतः किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसको मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच कहा जाता है। बात एक ही है। तो मांग की लोच आपके समझ में आ गया होगा क्या होती है। मांग की आय लोच और मांग की मूल्य लोच दोनों को मैंने आपको बता दिया। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है मूल्य नियंत्रण से क्या आशय है। फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। क्या पूछा गया भैया, मूल्य नियंत्रण से क्या आशय है, फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको बताने का काम करेंगे आप सभी लोग। क्या है प्रश्न भैया, मांग नियंत्रण से क्या आशय है, बताइए। तो मांग नियंत्रण की अगर हम बात करेंगे तो मांग नियंत्रण जो होता है, सरकार बाजार की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना आवश्यक समझ सकती है और कुछ बुनियादी वस्तुओं के लिए अधिकतम और न्यूनतम मूल्य सीमा निर्धारित कर सकती है। तो जब सरकार अधिकतम मूल्य तय करती है तो इसे मूल्य सीमा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ऐसी वस्तुओं के उत्पादक अधिकतम कीमतों से अधिक मूल्य नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब सरकार ही निर्धारित कर दे कि भाई आप इस वस्तु को आप अधिकतम मूल्य जो होता है उससे अधिक नहीं बेच सकते, तो वो मूल्य नियंत्रण होता है। जैसे कि उस पर मूल्य छाप दिया जाता है कि आप भाई क्या होता है एमआरपी, तो एक प्रकार से जो खरीद मैक्सिमम जो एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस जो होती है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से क्या होता है, उस पे आप इससे अधिक मूल्य पर आप नहीं बेच सकते वो चीज़। तो सरकार के द्वारा मूल्य या प्रिंट जो मूल्य जो होता है वो निर्धारित कर जाता है कि आप इससे अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकते चीज़ों को। तो अर्थात सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य ऐसी वस्तुओं के मामले में सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य संतुलन मूल्य से कम होते हैं। संतुलन कीमत से कम कीमत पर मांग की गई मात्रा आपूर्ति मात्रा से अधिक होती है, जिसे वस्तु की कमी की जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा राशनिंग की शुरुआत की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा उपभोक्ता द्वारा खरीदी जा सकने वाली वस्तु की मात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये हो गई भैया मूल्य नियंत्रण, जो कि सरकार जो होती है वो करती रहती है। क्लियर। तो ये हो गया आपका मूल्य नियंत्रण से तात्पर्य, और ये हो गया आपका मूल्य नियंत्रण या एक प्रकार से जो आपका मूल्य होता है, प्राइस होती है, उसको कंट्रोल करने का सरकार, चूंकि सरकार बाजार की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना आवश्यक समझती है और समझती कि भाई ये वस्तु इतने ही मूल्य की होनी चाहिए, तो उस पर एमआरपी छपवा देती है। तो वो चीज़ें होती हैं। बुनियादी वस्तुओं के लिए अधिकतम और न्यूनतम मूल्य सीमा निर्धारित हो जाती है कि भाई आप ये वस्तु इतने सीमा तक, इतने कम में नहीं बेच सकती, इतने ज़्यादा में नहीं बेच सकते, ठीक है। आप कम में बेचो, आपकी वस्तु है, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते हो। तो ये तो हो गया भैया
तो 22 नंबर क्वेश्चंस तक मैंने आज की वीडियो में चर्चा करी है। अब जो इसके बाद में कल या परसों जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम चर्चा कर लेंगे भैया अगली जो वीडियो आपकी बचेंगी, लगभग इसमें और भी तमाम सारी वीडियो हैं, लगभग इतने ही वीडियो 22, 23, 24 प्रश्न और आपके होंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उसमें और भी आसान तरीके से हम लोग जानने का काम करेंगे। तो ये 22 तक हो गया है। अगला जो होगा 30 नंबर प्रश्न, सॉरी यहाँ पर क्या 22 तक हो गया है। अब 22 के बाद में जो होगा हम लोग आगे चर्चा करेंगे 23 से लेकर के और उसके बाद में, ठीक है। तो 23 से लेकर के और चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाकी, तो लगभग आपकी क्लास 1 घंटे की पूरी भी हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी जो भी अगली क्लास होगी इकोनॉमिक्स की उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।